गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 7 में अपना चैप्टर नंबर 4 चल रहा था ऊष्मा। ऊष्मा यानी कि हीट। सुचालक एवं कुचालक। ये क्या होता है सुचालक एवं कुचालक? आप देखते हो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो आसानी से ऊष्मा को अपने आप में से प्रवाहित होने देते हैं, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर। ऐसे पदार्थों को कहा जाता है सुचालक, यानी कि वे पदार्थ जो आसानी से ऊष्मा को संचरित होने देते हैं, वो तो कहलाते हैं सुचालक। जो आसानी से अपने आप में से ऊष्मा को जाने देते हैं, संचरित होने देते हैं, स्थानांतरित होने देते हैं, ऐसे पदार्थों को कहा जाता है सुचालक। इसमें क्या क्या आते हैं? एग्जाम्पल जैसे एल्युमिनियम, लोहा, कॉपर आदि, ये सुचालक के उदाहरण है। तभी तो हम रसोई घर में जो खाना बनाने के बर्तन होते हैं वो धातुओं के बने होते हैं। जैसे प्रेशर कुकर होता है, प्रेशर कुकर एल्युमिनियम का होता है मोस्टली। जो तवा होता है, तवा किसका होता है? लोहे का। तो इसका रीजन यही है, ठीक है। तो इन्हें कहा जाता है क्या? सुचालक, राइट। दूसरी ओर वे पदार्थ होते हैं, अब कुचालक की बात करें, वे पदार्थ जो आसानी से ऊष्मा को संचरित नहीं होने देते हैं, उन्हें कहा जाता है कुचालक। इसमें क्या आता है? जैसे लकड़ी, सूखी लकड़ी, गीली लकड़ी, सूखी, चलो खैर ऊष्मा है तो विद्युत की बात नहीं कर रहे हम। तो लकड़ी, प्लास्टिक, ये सब इसके अंदर आते हैं, इन्हें कहा जाता है क्या? कुचालक। तभी तो जैसे प्रेशर कुकर होता है, प्रेशर कुकर जहां से हम उसको पकड़ते हैं वहां पर जो हत्था होता है, हत्था किसका बना होता है? प्लास्टिक का, बैकेलाइट प्लास्टिक होती है वो। तो प्लास्टिक का इसलिए बनाया जाता है ताकि हमें गर्म नहीं लगे। गर्म तभी नहीं लगेगा जब उसमें ऊष्मा का संचरण नहीं होगा, तो इसीलिए वो प्लास्टिक का बनाया जाता है, ठीक है। ये दो चीजें आपको याद रखनी है, सुचालक और कुचालक। जो आसानी से ऊष्मा को अपने आप में संचरित होने देते हैं सुचालक कहलाते हैं, और जो आसानी से अपने आप में से ऊष्मा को संचरित नहीं होने देते हैं उन्हें कहते हैं कुचालक। ओके। अब नेक्स्ट, ऊष्मा संचरण की एक विधि हमने देखी, चालन। उस दिन अपन ने उदाहरण दिया था कि ईंटों के बीच में हमने कोई लोहे की छड़ या लोहे का तार लगा दिया, उसको एक साइड से हमने मोमबत्ती से गर्म किया, जगह जगह उसमें मोम के पहले से हमने बूंदें टपका दी थी, जो जम गई, ठोस हो गई। ये चालन विधि थी। अब हम दूसरी विधि की बात करते हैं जिसका नाम है संवहन। तो संवहन विधि क्या होती है देखिए। इसके लिए हम एक प्रयोग करते हैं। प्रयोग क्या है देखिए, संवहन। ये एक जाली है, क्योंकि कोई भी फ्लास्क या बीकर को डायरेक्ट गर्म नहीं करते, उसे किसी जाली के ऊपर रखा जाता है।
इसके ऊपर हमने एक गोल पेंदे का फ्लास्क रख दिया। ये फ्लास्क है, इसमें हमने 2/3 पानी भर दिया। पानी चल कितना 2/3। यहां पर हमने इसे एक तिपाये पर रखा, जाली को। ये तिपाया है, ये तिपाया हो गया। ये तिपाया। इधर हमने एक मोमबत्ती या बर्नर जो भी अवेलेबल हो उससे हमने इसको गर्म किया। ये गर्म कर रहे हैं हम इसे। कोई भी चीज ले सकते हो, मोमबत्ती, जैसे यहां पर भी लिख देता हूं मोमबत्ती। ये क्या है, तिपाया। ये क्या है, जाली। तो इस तरह से हमने उपकरण व्यवस्थित किया। गोल पेंदे का फ्लास्क लिया, फ्लास्क में 2/3 पानी भर दिया। फ्लास्क को हमने एक जाली पर रखा, जाली के नीचे मोमबत्ती या बर्नर जो भी अवेलेबल है उससे हमने इसको गर्म किया है। अब एक छोटी सी पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि लाल दवा, पोटेशियम परमैंगनेट की एक टिकिया इसके पेंदे में रख देते हैं हम। क्या है ये, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट की एक टिकिया को हमने पेंदे में रख दिया, किसके, फ्लास्क। ठीक है, ये फ्लास्क है। अब इसे गर्म किया। हम क्या देखते हैं, जैसे ही हम गर्म करते हैं ये पोटेशियम परमैंगनेट की जो टिकिया है इसमें से रंगीन धारियां ऊपर की ओर आती है। रंगीन धारियां, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट कलरफुल होता है, रंगीन होता है। ठीक है, गुलाबी रंग निकालता है ये। ऐसा क्यों हुआ, जब हम इसको मोमबत्ती से गर्म करते हैं तो जो ऊष्मा के पास वाला जल है, यहाँ का पेंदे वाला जल, ये पेंदे वाला जल गर्म हो जाता है। गर्म जल हमेशा ऊपर की ओर उठता है, तो ये गर्म जल उठेगा ऊपर की ओर। उसका स्थान लेने के लिए ऊपर का ठंडा जल आएगा नीचे की ओर। इस तरह से सर्कुलेशन हो जाएगा, यानी कि गर्म जल कहां उठेगा, ऊपर की ओर, और ठंडा जल कहां आएगा, नीचे की ओर। तो नीचे से गर्म पानी ऊपर उठता जाएगा, ऊपर का ठंडा पानी नीचे होता जाएगा। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक फ्लास्क का पूरा की पूरा जल गर्म नहीं हो जाता। तो थोड़े समय बाद हम देखते हैं कि फ्लास्क का पूरा पानी जो हमने भरा है वो गर्म हो जाता है और पोटेशियम परमैंगनेट का जो गुलाबी रंग है वो पूरे पानी में फैल जाता है। इस विधि को कहा जाता है क्या, संवहन। चालन में भी माध्यम की आवश्यकता होती है, संवहन में भी माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये संवहन विधि है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, जल समीर
एवं थल समीर। ये क्या होता है? समीर का मतलब तुम जानते हो, समीर किसका पर्यायवाची है? हवा का, वायु का, एयर का। तो ये जल समीर और थल समीर एक्चुअल में क्या है देखिए, इसको भी हम एक डायग्राम के द्वारा समझेंगे। ये मान लीजिए स्थल भाग, स्थल, थल, भूभाग, और ये है जल भाग, पानी, जैसे समुद्र है, नदियां हैं। तो ये हो गया जल। समझ जाओगे? ये लाइनिंग तो किसको दर्शा रही है? स्थल भाग को। और ये जो डॉट 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 है, ये किसको दर्शा रहा है? जल को, वाटर को, पानी को। ये है जल। अब बच्चों देखिए, सूर्य की किरणें जब यहां पर गिरेगी, यहां पर भी गिरेगी, यहां पर भी गिरेगी, सब जगह फैलती है सूर्य की किरणें। तो दिन के समय स्थल भाग तो रहेगा गर्म और जल भाग रहेगा ठंडा। क्योंकि आपको बता दूं, स्थल जो होता है, जमीन जो होती है, वो जल की अपेक्षा जल्दी तो गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है। और जल की ये नेचर होती है कि देरी से गर्म होता है, देरी से ठंडा होता है। तो दिन के समय जब सूर्य चमकता है, तो सूर्य की जो हीट है, ऊष्मा है, उसके कारण गर्म तो जल भी होता है, गर्म स्थल भी होता है, परंतु स्थल भाग जल्दी गर्म हो जाता है, जल भाग गर्म होगा लेकिन शाम तक होगा, दिन छिपे तक होगा। तो दिन के समय की यदि हम बात करें, दिन, डे टाइम, ये तो रहेगा कैसा? गर्म, क्योंकि सूर्य की किरणें अनवरत इसके ऊपर आ रही है। और ये रहेगा ठंडा। ठीक है। अब यहां पर जब स्थल भाग गर्म हो जाएगा, तो मैंने अभी बताया था गर्म हवा हमेशा कहां उठती है? ऊपर। तो यहां पर गर्मी के कारण जो हवा है, गर्म हवा, वो कहां उठेगी? ऊपर की ओर। इस तरह से यहां पर वायुदाब हो जाएगा कम, यहां ठंडा है तो यहां वायुदाब हो जाएगा ज्यादा। तो हवाएं उस गर्म हवा का स्थान लेने के लिए यहां से किधर चलेगी? इधर। ये जो हवाएं होती है, इनको कहा जाता है जल समीर या समुद्र समीर। जल समीर। तो दिन के समय चलती है जल समीर। इसीलिए जो तटीय प्रदेशों के निवासी हैं, अपने भवनों की खिड़कियां किधर रखते हैं? समुद्र की तरफ, ताकि जल समीर, ठंडी हवा उनके घरों में आ सके। ठीक है। तो ये तो हो गया जल समीर। रात्रि के समय अपोजिट हो जाएगा। रात्रि में सूर्य देव तो छिप गए, अब इन दोनों पर सूर्य की किरणें नहीं गिर रही है, तो ये भी ठंडा होना शुरू कर देगा, ये भी ठंडा होना शुरू कर देगा। लेकिन ये तो अभी शाम तक तो गर्म ही हुआ है। मैंने बताया था जल देरी से गर्म होता है, देरी से ठंडा होता है। ठंडा है तो धीरे धीरे गर्म होएगा, और गर्म हो गया तो फिर धीरे धीरे ठंडा होगा, टाइम लेता है। तो अब दोनों ठंडा होना स्टार्ट कर देंगे। ठंडा होना स्टार्ट कर देंगे तो क्या होगा? ये तो तुरंत ठंडा हो जाएगा, क्योंकि इसकी तो नेचर है क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, पल भर में गर्म, पल भर में ठंडा। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, थोड़ी थोड़ी बात के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बात के ऊपर वो सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये तो तुरंत ठंडा हो जाएगा, ये धीरे धीरे ठंडा होगा। तो अब रात्रि के समय की बात करें, तो रात्रि में ये तो होगा गर्म। कैसा होगा रात्रि में? रात्रि में कैसा होगा? ये गर्म। और रात्रि में ये कैसा होगा? ठंडा।
अब यहाँ की गर्म हवा ऊपर उठेगी, क्योंकि हवा तो गर्म होते ऊपर उठेगी, हल्की हो जाती है। इसका स्थान लेने के लिए यहां से स्थल भाग से हवाएं कहां आएगी, यहां पर। स्थल से समुद्र की ओर चलने वाली जो समीर होती है उसको कहा जाता है थल समीर। क्या कहते हैं, थल समीर। तो रात्रि में हवाएं हमेशा स्थल मंडल से जल मंडल की ओर प्रवाहित होती है और दिन के समय हवाएं जल मंडल से स्थल मंडल की ओर प्रवाहित होती है। ओके, तो ये था जल समीर एवं थल समीर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इतना आपको याद करना है, समझना है, वीडियो को बार बार देखना। ठीक है, कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ओके, धन्यवाद।